मैं कांग्रेस की उस फैमिली से हूँ जिसमें मेरे पिताजी 7 साल तक अलग अलग टाइम पर जेल गए। जिस दिन डिक्लेयर किया मेरा इलेक्शन, उसी दिन पहले ही दिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत उदयपुर से की। भी मौसम कहाँ गुलाबी का, उस मौसम की आमद जरूर होगी। मैंने अकेले सुख दुख झेले, हार जीत के खेल भी खेले। मैं सोचती हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा कहीं काम कर पाई मैं तो महिला आयोग में। मेरी माँ जब मर रही थी तो उनकी 2 इच्छा थी कि एक तो मैं लास्ट वर्ड्स कुछ बेटा को कहूँगी और एक था कि उनकी गोद में मैं मरूँ। कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को समझाया, अध्याय है जो, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। हम और तुम साथ चलेंगे, लम्हा लम्हा साथ चलेंगे, अगर डगर साथ चलेंगे, हम और तुम साथ चलेंगे। मैं निस्वार्थ भाव से सेवा करती। जब पार्टी टिकट दे तो ले ले, नहीं दे पाए किसी कारण तो भी पार्टी नहीं छोड़ के साथ लड़ाई लड़े। कि वो कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं था। दूसरी बात ये कि वो किस कारण से ली, पर मैं आहत हूँ, पर इतना कह सकती। तो ये सब चला जाएगा और कांग्रेस रह जाएगी। कांग्रेस जिंदा है, जिंदा रहेगी। कि हम लोग सरकार बना लें। लोग भर चुके हैं, बहुत हो चुका, और आज नहीं भरे तो कल भर जाएंगे। नमस्कार, 24 न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम मूमल है और आज हम मिले हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास जी से। मैम, सबसे पहले आपका न्यूज़ 24 अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है, चल रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य तो है। बिल्कुल, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका संयोजन हमारा मन है। बिल्कुल मैम। तो मन जब दृढ़ है तो स्वास्थ्य भी ठीक होता है। आपसे ही हम प्रेरणा लेके बढ़ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। जी हाँ। तो आपकी पुरानी जर्नी पे हम जाते हैं। हमको पता है कि आपने अपनी शुरुआत जो की थी वो एज ए प्रोफेसर की थी और मात्र 25 साल की उम्र में आपने राजनीति ज्वाइन कर ली। ऐसा क्या आप में इंस्पिरेशन था, क्या ख्याल था उस वक्त? देखिए, उस समय सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो दौर इंदिरा जी का दौर था, और मैं कांग्रेस की उस फैमिली से हूँ जिसमें मेरे पिताजी 7 साल तक अलग अलग टाइम पर जेल गए। स्वतंत्र सेनानी की बेटी हूँ, तो वो तो ब्लड में था। महिलाओं की हम लोग सेवा करते थे क्योंकि मदर का एक ही व्यू था। और यदि मैं कहूँ कि मैं 2 से 3 से ज़्यादा प्रभावित हूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीराबाई से, कि जिन्होंने हिम्मत करके घर तक छोड़ दिया। मेरी माँ से, जिन्होंने महिला एजुकेशन को नाथद्वारा में शुरू किया और आगे तक बढ़ाया, हमें उन्हीं की देन है। और तीसरी महिला है मेरे जीवन में, इंदिरा जी। तो जो इंदिरा जी में संकट आया, जब हम भी वो भी चुनाव हारी, उस समय सबसे बड़ी डालामोल स्थिति थी। तब मेरी माँ से पूछा था मैंने कि हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, औरत हो, मुझे क्या पूछ रहे हो, इंदिरा जी के साथ खड़े रहो। तब सब बड़े बड़े लोग जा रहे थे छोड़ के, जैसे कांग्रेस वापस आएगी नहीं। और कांग्रेस में मेरा आना कोई टिकट पाने के लिए नहीं था। मेरा था कि मैं कांग्रेस के माध्यम से, जिसने आज़ादी दिलाई, जो लोगों की इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचती है, जो आम आदमी के बारे में सोचती है,
जो इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं फिलॉसफी के प्रोफेसर हूँ, सेकुलरिज्म में विश्वास करती है, उस पार्टी में सबसे बड़ी बात ये है कि उस महिला के साथ जिसने दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए और आज वो मुश्किल में है, तो मुझे उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। वाकई काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन लेकर आपने जी। पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। जी। तो मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपका एक काफ़ी अच्छा दौर रहा है राजनीति में। नरसिम्हा राव जी की सरकार में, मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को लीड किया है। तो उस वक्त को भी अब वक्त हो गया है, तो जब आप पीछे पलट कर देखते हैं उस जर्नी को, तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? मैं राजस्थान में मंत्री थी, जी। मुझे राजीव जी ने बहुत सहारा दिया था और हिम्मत इंदिरा जी से मिलती थी। इसी दौरान में जब मैंने ज्वाइन की तो मुझे अमेरिका का असाइनमेंट भी मिला था। मैंने इंदिरा जी से कहा तो उन्होंने कहा तुम ज़रूर जाओ और विश्व में बता के आओ कि इमरजेंसी हमने क्यों लगाई थी, उनका रीज़न बताओ, कांग्रेस का अर्थ बताओ, मेरा मंतव्य बताओ, जाओ। तो मुझे लास्ट खाना जब भी मैं आती इंदिरा जी के साथ खाती थी और तब हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेकर के जाते थे। बड़ी अजीब सी घटना है कि जब मैं लौट के आई, राजीव जी तब तक हमारा सत्ता आ चुकी थी। मुझे अमेरिका इंदिरा जी का फ़ोन भी आया था कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि 19 महीने में ही जनता भर चुकी थी और जनता चाहती थी कि इंदिरा जी शुड कम बैक। लेकिन सलाम इस डेमोक्रेसी को जिसने इंदिरा जी तक को हरा दिया था। लेकिन फिर हम लोग खड़े हुए और खड़े होकर के खड़े ही नहीं हुए, बल्कि इंदिरा जी की आगमन जिस तरह से हुआ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। राजीव जी तब तक जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, लेकिन शायद उनको बैकग्राउंड उतना मालूम नहीं था। तो मैं जब लौटी तो मुझे बहुत से कांग्रेसियों ने शिकायत की राजस्थान के कि जब उनका राजस्थान का दौरा हुआ था तब वो उन लोगों को जो इंदिरा जी के साथ नहीं थे उनको साथ ले जाके घूमते थे। मैंने ये बात इंदिरा जी से कही कि आपने जिन्हें नया जनरल सेक्रेटरी बनाया है, इंदिरा जी ने कहा कौन, वो राजीव। एक सेकंड में उनको बुलाया, यू नो शी इज़ माई सोल। ये वर्ड्स इंदिरा जी के मैं कभी नहीं भूलती। ऐसे लोग मेरी आत्मा है जो दूर बैठे हुए भी ये अमेरिका रह के आए, वहाँ बता के आए, वहाँ लड़के आई हमारे लिए। और उन्होंने एक शिकायत की कि आप, शिकायत इनके मुँह से सुन लो। मैंने बताया कि आप जब गए थे तो जो लोग इंदिरा जी को गालियाँ देते थे, इंदिरा जी को गाली देने को मतलब नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने उन लोगों को बिठा दिया। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, लेकिन आज से ये मैं इनका पूरा ध्यान रखूँगा, मदर से उन्होंने प्रॉमिस किया और राजीव जी ने रखा। जब वापस असेंबली इलेक्शन आया तो मुझे लड़ाया गया और मेरे पास 17 मिनिस्ट्रीज थी राजस्थान में उस समय, टूरिज्म से लेके महिला बाल विकास तक, पार्लियामेंट अफेयर्स से लेकर के एजुकेशन तक, फाइनेंस से लेकर के सब। तो और मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। और फिर राजीव जी मुझे केंद्र में ले गए अगली बार। वो इलेक्शन एग्जैक्ट बात वाला मैं नहीं लड़ी, लेकिन क्योंकि उस समय हम लोग सब हार गए थे, लेकिन उसके एग्जैक्ट बाद वाला इलेक्शन राजीव जी ने कहा लड़ना ही पड़ेगा और उन्होंने वक्त भी नहीं दिया। जिस दिन डिक्लेयर किया मेरा इलेक्शन, उसी दिन पहले ही दिन उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत उदयपुर से की और उन्होंने कहा कि आप जीत के आएंगे, क्योंकि आपके मन में इलेक्शन की वो नहीं है। एक बात बीच में बता दूं कि मैं थोड़ी सी, जब मुझे पहला टिकट मिला तो मुझे कोई शौक नहीं था टिकट का, मैंने मना किया, आई डिनाइड। तब मुझे हमारे बड़े नेता ने कहा कि आपका क्या बिगड़ेगा, 18 साल बाद सीट आएगी हमारी, और यदि नहीं भी आई तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही, अमेरिका पढ़ रही, आपका क्या जाएगा। मैंने उस हिम्मत के साथ लड़ा कि नहीं, आई हैव टू फाइट फॉर इंदिरा जी। और हम लोगों ने असेंबली चुनाव लड़ा, 17 मिनिस्ट्रीज मिली। उसके बाद मैं केंद्र में गई। आपने जिक्र किया कि मैं नरसिम्हा राव जी के टाइम पर, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर मंत्री बनी। महिला आयोग मैंने देखा, राजस्थान महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी मैंने देखी, मीडिया मैंने देखा, सब कुछ मुझे कांग्रेस ने दिया। बिल्कुल। तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी थी और जी हाँ। जर्नी ये थी
तो उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट चेरिश्ड लाइफ या डेकेड आपकी लाइफ का वही था जब आप मंत्री रहे। लेकिन इस पर मैं एक बात कहूँगी, जी मैंने अकेले सुख दुख झेले, जी हार जीत के खेल भी खेले, बिल्कुल। लेकिन एक हिम्मत थी, एक हौसला था, और इंदिरा जी के साथ चलने की कुव्वत थी, राजीव जी के साथ चलने की बात थी। और वो राजीव जी ने सोनिया जी को सौंप के गए थे हमें, कि हम सोनिया जी को बिल्कुल फूलों की तरह रखें। हम लोगों ने वो रखा और सोनिया जी ने वो निभाया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इसी जिंदा दिली के हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने राजनीति में एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो शायद कोई और नारी नहीं कर सकती थी। तो जैसे कि आपने महिला आयोग की बात करी, तो आपका उसमें अनुभव कैसा रहा? मैं सोचती हूँ कि जी मैंने सबसे ज़्यादा कहीं काम कर पाई मैं तो महिला आयोग में। मैंने 52 नए लॉज बनाए, और उनमें से काफ़ी 30 पार्लियामेंट में पास करवाए जब वापस में पार्लियामेंट लौट के आई तब, उसके पहले भी। जी तो बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा जो मोटो था वो था सेव द फैमिली, सेव द होम। तो हम लोग काउंसलिंग के ज़्यादा समझाते थे कि 2 कदम 2 लोग बढ़ जाएं तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और महिला पे जो अत्याचार होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे टाइम पर बना, उसके बाद में डायन प्रथा का अभी तक नहीं बन पाया, लेकिन उसका बना क्योंकि जो महिलाएं पंचायत में जीत के आई वो उनके लिए एक ही शब्द हो गया था कि डायन है, तो पहले उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने 33% की लड़ाई लड़ी। और एक उदाहरण मैं आपको दूं कि राजीव जी प्रधानमंत्री थे, मैं तब राजस्थान में मंत्री थी। मैंने सुबह 4 बजे घूमने जाती तो मैंने देखा कि 7-8 महिलाएं बाहर बैठी हैं सुबह 4 बजे। वो कहते हम रात को आ तो गए 2 बजे, लेकिन आपको जगाया नहीं। मैंने कहा जगा देते, उसमें क्या था, क्या बात थी कि हमें किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया और हम लड़ना चाहते हैं कांग्रेस से। मैंने कहा यदि तुम्हें हिम्मत है और तुम सोचते हो तुम जीतोगी, जरूर लो। कि सब 10 बजे तक का टाइम है फॉर्म भरने का। मैंने कहा इंडिपेंडेंट होता है तो सारा। मैंने कहा जाओ आप भरो फॉर्म। उसी वक्त चाय पिलाई और उन लोगों को रवाना किया। वो सातों जीत के आई। और जब वो आई तो मैंने उसी वक्त राजीव जी को फ़ोन किया। उसके बीच में मैं कह चुकी थी कि वो सब जीत गई हैं। तो राजीव जी ने कहा कि ब्रिंग दैम हियर। मैं उनको लेकर के उसी वक्त हम लोग दिल्ली गए, और तब राजीव जी ने कहा था कि अब रिजर्वेशन का टाइम आ गया है, और तब उसका काम भी हम लोगों को दिया। तब मार्गरेट जी केंद्र में थी महिला आयोग उसकी, लेकिन सारा काम, ज़्यादातर काम हमने राजस्थान के दौर में किया। तो आज जितने भी राइट्स, जितनी भी सुविधाएं हम देखते हैं महिलाओं को मिल रही हैं, वो सब आपकी देन है, मैं ये नहीं, कह हम लोग सकती हूँ। जैसे बहुत थे, गीता जी थी, जी सुषमा जी थी, जी बहुत लोग थे जी। जो एक साथ चले। तो टीम वर्क हम कह सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हाँ लीड आपने किया, मैं ये फिर भी कहूँगी। लेकिन हाँ, मैं महिलाओं के लिए जी हूँ। और मेरी माँ जब मर रही थी तो उनकी 2 इच्छा थी कि एक तो मैं लास्ट वर्ड्स कुछ गिरजा को कहूँगी, और एक था कि उनकी गोद में मैं मरूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं हटी, और जब तक वो बीमार रही, बैठी रही। जब वो डेथ हो रही थी, मैंने गोद में सिर रख लिया, तो उन्होंने कहा केवल महिलाओं के लिए काम करना। और ये बात भी मैंने एक और महिला से सीखी। जब मैं पहला चुनाव लड़ रही थी, तब हम रात को 2 बजे एक गांव में पहुंचे, आदिवासी इलाके में। तब एक 72-73 साल की महिला ने मेरा आँख से माइक छीन लिया और उससे कहा आप यहाँ क्यों आई हो। हमने तो सोच रखा कि हमारा वोट जात को जाएगा। मैंने कहा मैं सोच रही थी क्यों आई मैं 2 बजे रात को मन में, पर उसके अगले वाक्य ने मुझे जगा दिया और वो मेरा मोटो बन गया। वो तो हम औरतों की एक जात है, चाहे हम बहुत पढ़े लिखे हों चाहे बहुत पढ़े लिखे नहीं हों, चाहे हम गांव में रहते हों चाहे कहीं रहते हों, ये मैंने ज़िंदगी का मोटो बना लिया। इसलिए जब मेरे पास कोई महिलाएं आती हैं तो मैं उन्हें पहले तवज्जो देती हूँ, क्योंकि एक संवेदना का पंख उनके पास है बिल्कुल जो एक ग्रीक स्टोरी में आता है कि वो संवेदना का पंख से वो दुलारती है, प्यार करती है सबको, सहेजती है। वो खुशबू का पंख है, वो सहेजने का पंख है, वो सौहार्द का पंख है, वो संवेदना का पंख है। उस पंख को लेकर के हमें चलना चाहिए।
जिस तरीके से आपने नारी के व्यक्तित्व को बताया मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपने हमेशा उनके लिए काम किया, और जिस तरीके से आप उन्हें समझा रही हैं आपकी भाषा में, आपके तरीके से, वो बहुत दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मैम वापस इलेक्शंस पे आते हैं, जैसे कि अभी भी इलेक्शंस का टाइम है, और मेवाड़ की राजनीति हम देखें तो कांग्रेस थोड़ी सी बिखर सी गई है। अगर हम गौरव वल्लभ जी की बात करें तो उन्होंने उदयपुर से विधानसभा भी जीता था, बट अब शायद उनका मन बदल गया और अब उन्होंने वापस दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे नेता भी हैं जो मेवाड़ में अपना मन बदलते जा रहे हैं और दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मन की बात है, क्योंकि मेरे को मेरी मदर ने कहने के बाद भी, मैं फिलोसफी की स्टूडेंट हूँ, कृष्ण भगवान ने 18 अध्याय अर्जुन को समझाया, अध्याय हैं जो, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। लेकिन इसके कारण बहुत से हैं, कुछ कारण स्वार्थ के हैं, कुछ कारण आहत होने के हैं, कुछ कारण दूसरे हैं, लेकिन मैं इससे घबराती नहीं हूँ। हमने 77 का दौर भी देखा, तब भी लोगों ने इंतजार की। ठीक है, हमारे गांव में बावड़िया कहते हैं, जो निकलता है उससे जो धूल निकल के चली जाती है, थोड़ी देर खड़े रहो, वो अपना आप निकल के चली जाएगी। तो ये सब चला जाएगा और कांग्रेस रह जाएगी। कांग्रेस जिंदा है, जिंदा रहेगी और जिंदा थी। बिल्कुल, जैसे कि आप जब पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले रहे थे तो आपका ये स्टेटमेंट था कि मैं हमेशा अब कांग्रेसी ही रहूंगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। बट हमने देखा कि आपकी फैमिली में, जैसे कि आपके जो भतीजे हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है अभी, तो उस वक्त क्या आपकी राय उन्होंने नहीं ली, या फिर आप? मैं ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो पहली बात तो ये कि वो कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं था। जी, दूसरी बात ये कि वो किस कारण से ली, पर मैं आहत हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ। मैं समझती हूँ उस चीज़ को। आपकी पॉलिटिकल जर्नी पूरी की पूरी जब ख़त्म हुई, उसके बाद का आपका जो एक नेता तो कभी भी शांत नहीं होता, नेता नेता ही रहता है। और फिर जब आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी और महिला को आगे बढ़ाने की बात करी, तो जब पॉलिटिक्स से आपने विराम लेने का सोचा, तो उस वक्त ऐसा क्या मन में आया कि अब राजनीति ख़त्म करते हैं, अब मुझे? देखिए, मैं फिर कहूँगी कि मैं फिलोसफी की या उसकी, मैंने ज़िंदगी के दौर बांध दिए। आपने पहला पहला प्रश्न पूछा था कि मैं 25 साल में आ गई। मैंने अपनी एक्टिव ज़िंदगी के लिए 25 से 50 साल रखे थे। 50 मैंने रखे थे सर्विंग के लिए, 50 तक, 50 से 75 तक रखे एक्टिवली काम करके, क्रिएटिव कुछ वर्क करने का, और 75 में छोड़ देना चाहिए, 70 में। ये मैंने बना रखा था अपना दिन, उसलिए मैंने छोड़ी। लेकिन इलेक्शन लड़ना इज द ओनली नॉट एम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोगों को हर एक वक्त टोस पे खड़ा रह के जनता की सेवा करनी है। ये हमारी पार्टी ने भी सिखाया, ये हमारे संस्कारों ने भी सिखाया, ये हमारी संस्कृति भी कहती है। तो आज भी मैं सुबह 11 से 1 बजे तक बैठ लोगों का काम करती हूँ, और उसके बाद में मैं अपना काम करती हूँ, लिखती भी हूँ, आप जानते ही उस बात को। और आपने महिला आयोग की बात कही, उस समय बहुत से विचार आते थे मन में। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि महिला समझती है कि वो अकेली पड़ के, तो मैंने सबके लिए एक गीत लिखा था, हम और तुम साथ चलेंगे। हम और तुम साथ चलेंगे, लम्हा लम्हा साथ चलेंगे, अगर डगर साथ चलेंगे, हम और तुम साथ चलेंगे। वो सब महिला गाने लगी पूरे हिंदुस्तान में, और एक उनमें हौसला आया। लेकिन मैंने एक दौर में देखा कि नई लड़कियां जब आती, किसी को जला दी जाती, किसी को निकाल दिया जाता उसी दिन, और मैं कहती बेटा ज़्यादा ही है तो डिवोर्स ले लो, कम से कम रास्ते में कोई मिलो तो दुआ सलाम तो कर सको। तब वो कहती नहीं मैडम, ना हम तलाक लेंगे, ना उसको दूसरी शादी करने देंगे। तब मैंने बात लिखी थी कि हम लोग चेत जाएं, समाज चेत जाए, नारी जगत भी चेत जाए। और क्योंकि नारी न मोह है नारी के रूपा, ये बात तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसको हम जुटलाना चाहते हैं कि नारी ही नारी की दोस्त है, ये बन के चलना चाहते हैं हाथ पकड़ के। तो उसके लिए मैंने एक शेर लिखा था कि तुम भी दर्द कहाँ तक देते, मैं भी इस जुल्म कहाँ तक सहती, तुम जो इतने बुरे नहीं हो, मैं भी इतनी भली नहीं हूँ। क्या बात। ये दौर आए उसके पहले ही हमें जाग जाना चाहिए, और हमें ये बात कर लेनी चाहिए कि हम लोग एक साथ चलें।
वाकई। और लड़े एक साथ। पड़ोस में महिला को मार रहे हैं और पड़ोस वाले दरवाजे बंद करके बैठे हैं। ये दौर भी मैंने देखा। ये दौर भी मैंने देखा कि अमेरिका से फ़ोन आता रात के 2 बजे को मुझे निकाल दिया है, बर्फ़ गिर रही, कहाँ जाऊँ। और तब हमने जहाँ जहाँ ज़्यादा होते थे एट्रोसिटीज, वहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगाया और वहाँ पर एक ग्रुप बनाया और वकील रखे ताकि उनकी महिलाओं की लड़ाई को लड़ सके। ये महिला आयोग ने किया जी बिल्कुल। हर जगह, अमेरिका, इंग्लैंड का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे उस पर ही बना। मैं 1 महीने इंग्लैंड रही। तो ये सब कुछ चला। वो विश्व भर में देखें, इवन इंग्लैंड की बात करूं मैं, तो वहाँ 60% महिलाओं के साथ दुराचार होता है, अच्छा व्यवहार नहीं होता। उन सबको आज एक लेकर के एक साथ लड़ने की जरूरत है। एक तरफ मार्गरेट थैचर है और एक तरफ वो महिला है जिसे दर्द मिलता है। हमें सबको एक साथ लेकर के चलना। हम काफ़ी इंस्पायरिंग और मुझे इसमें सोनिया जी का बहुत साथ मिला, इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी आपने हमसे शेयर करी और इतना एक्सपीरियंस आपके पास है इस चीज़ का। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्शंस सर पर हैं और मोदी जी भी जोरों शोरों पर है और वापस आने की तैयारी में भी हैं, तो आपकी जो लेगेसी है, आपकी पार्टी की लेगेसी जो आगे लेकर जाना चाह रहे हैं प्रत्याशी, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। हम लोग किसी डॉक्टर के कहने से या किसी ज्योतिषी के कहने से पॉलिटिक्स में नहीं आए, हम लोग अपनी मर्जी से आए। इसलिए हमें दृढ़ता के साथ हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ का कंसेप्ट जो इंदिरा जी ने दिया था, जो आज़ादी के बाद से गांधी जी का सपना था, उसको पूरा करना है। जो नेहरू जी की बात थी, इन सब बातों को राजीव जी ने यात्रा इसीलिए शुरू की कि वो जान सके, प्रेम को बांट सके और न्याय की दुहाई दे सके। हमारा मैनिफेस्टो भी उसी न्याय को लेकर के उस चीज़ को, इस लेगेसी को आगे बढ़ाए और निस्वार्थ भाव से बढ़ाए। जब पार्टी टिकट दे तो ले ले, नहीं दे पाए किसी कारण तो भी पार्टी नहीं छोड़ के साथ लड़ाई लड़े। मैम, पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत फ़र्क आ गया है, तो उस पर आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या कहना चाहेंगे कि हाँ, पहले ये चीज़ जो थी वो इस वजह से होती थी, लेकिन आज उस चीज़ का कुछ बचा ही, अंश ही नहीं बचा है? पहले दिल था, अब दिल हमने शायद कहीं खो दिया है। केवल दिमाग काम नहीं करता, वो संवेदना वापस लेनी होगी। दिल और दिमाग दोनों ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। और तीसरा, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि आगे के लिए बढ़ते रहो, जगह करते रहो, पीछे की वाली पीढ़ी को आगे आने दो और आगे वाले भी थोड़ी देर रुक के उनका इंतजार करें और पीछे जो रह गए वो एक धक्का और मारे कि ये आगे और जाएं ताकि हम लोग भी इनकी जगह ले सकें। उनके बीच में जो एक तारतम्य, एक डायलॉग, जिसे हम फिलॉसफी में सोक्रेटिक डायलॉग कहते हैं, डायलेक्टिक कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड कहते हैं, डायलॉग ज़रूरी है। वो डायलॉग की मैं कहीं न कहीं कमी देखती हूँ। उस डायलॉग को केवल 2 दिन की हम लोग कोई वो कर ले मीटिंग, उससे पूरा नहीं कर। वो डायलॉग लगातार चलना चाहिए, लोकल लोगों से, दूसरे लोगों से, ये हमारी किताबों से उस डायलॉग को निरंतर जारी रहना चाहिए। और एक बात मैं आखिर कह दूँ कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं अंडर करंट देखती हूँ और आप भी देखें। आश्चर्य नहीं कि हम लोग सरकार बना लें। लोग भर चुके हैं, बहुत हो चुका, और आज नहीं भरे तो कल भर जाएंगे। हमें अपना कर्तव्य करके पार्टी को भी जिंदा रखना है, खुद को भी जिंदा रखना है और हमारे असूलों को भी जिंदा रखना है। बिल्कुल, वो कहीं नहीं भूल जाए जी। ये जरूरी। मैं ये मानती हूँ कि आप ये चीज़ कहना चाहती हैं कि सेवा सर्वोपरि है, आप सेवा करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे कि मैम, पॉलिटिक्स की बात, बहुत देर से पॉलिटिक्स की बात चल रही है, लेकिन पॉलिटिक्स से हटके भी आपका एक व्यक्तित्व है जो कि एक कवयित्री का है। आप लिखती हैं, आपके काव्यांश बहुत जगह पब्लिश हुए हैं। तो मैं ये आखिरी में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक अपने अंदाज में, अपनी पोएट्री के अंदाज में कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़।
मैंने एक दिन कहा था, मैं दो शेर कहूँगी। जी बंद होठों का है सबब कोई, वक्त आया तो हम भी बोलेंगे। ये बात लोगों के मन में है, इसलिए मैंने डायलॉग की बात कही। जी और दूसरी बात ये कि अभी मौसम कहाँ गुलाबी का, उस मौसम की आमद जरूर होगी। और उस मौसम में हम लोग एकता के साथ, जिसमें लिंग भेद नहीं होगा, जिसमें जाति भेद नहीं होगा, जिसमें संप्रदाय भेद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो आत्मवत सर्वभूतेषु की बात करते हैं। सब में एक आत्मा है, तो एक साथ चलो क्यों नहीं। जी सबको वो सिखाने की ज़रूरत है, जी सबको सही रूप में अपने धर्म को पढ़ने की ज़रूरत है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। पता नहीं कितने लोग मेरे मरने की दुआएं भी मांगते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों के उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया तो शायद उनके मन में रही हो। तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ और ईश्वर से नया जन्म मांगती हूँ कि फिर मुझे यदि जन्म दे तो सेवा का ही जन्म दे, कि मैं बच्ची हुई सेवा कर सकूँ। ये मेरी अंतिम। वाकई मैम, आप एक बहुत बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और हम यही प्रार्थना करते हैं मैम कि आप ऐसे ही सेवा करती रहें और ऐसे ही स्वस्थ रहें। न्यूज़ 24 की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।